बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पूरे कोर्स का रिव्यू ले रहे हैं ताकि जो फियर फैक्टर है, जो सीनियर्स हमारे जहन में फियर फैक्टर डाल देते हैं, वो फियर फैक्टर खत्म हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए ये पूरा कोर्स डेली लाइफ से कनेक्टेड है। तो अब हम आते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, सादा लफ्जों में लॉ ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, पार्टनरशिप और ज्वाइंट ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। अब्बा जी की डेथ हो गई, अब्बा जी मकान छोड़ गए, 2 बच्चों के नाम, दोनों बच्चे जो उस मकान के ज्वाइंट ओनर्स हैं। तो ज्वाइंट ओनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है। अगर एक बंदा कोई बिजनेस कॉन्डक्ट करना चाह रहा है तो क्या वो सोल प्रोपराइटर के तौर पे करे, पार्टनरशिप के अम्ब्रेला के नीचे करे, या कंपनी के अम्ब्रेला के नीचे करे। तो ये हम सब देखेंगे लॉ ऑफ पार्टनरशिप में। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। हम सुनते हैं एक्टिव पार्टनर, एक्टिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। ये सब कौन है, इनका स्टेटस क्या है, फर्म से इनका कैसा कनेक्शन है। फिर हम पढ़ेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। तो जो वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप है उनकी रेसिपी क्या है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पार्टनर्स के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसको पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, क्या वो कोई बाइबल है, उसको ऑल्टर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगर उसको ऑल्टर किया जा सकता है तो कैसे ऑल्टर किया जा सकता है। ऑल्टर बोले तो चेंज करना। पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, अथॉरिटी क्या है। लेट अस से देयर आर 4 पार्टनर्स ए बी सी डी, इनके दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। डी मार्केट में गया, उसने फर्म के ब्याह पे एक थर्ड पर्सन जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसने जेड के साथ फ्रॉड किया। तो क्या इस फ्रॉड के लिए ऑल ऑफ देम एबीसीडी, ऑल ऑफ देम विल बी कलेक्टिवली लायबल, और क्या अकेला डी लायबल होगा। तो ये सब लॉ ऑफ पार्टनरशिप में देखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स एक्चुअली पार्टनर नहीं है लेकिन उसको पार्टनर के तौर पे लायबल ठहराया जाए। तो अगर ऐसा है तो ये कब और कैसे होगा, क्यों कर होगा, क्योंकि वो तो एक्चुअली पार्टनर है ही नहीं। तो अगर हम उसको पार्टनर के तौर पे लायबल ठहरा रहे हैं तो उसने ऐसा क्या किया है कि हम उसको पार्टनर के तौर पे लायबल ठहरा रहे हैं। एक्चुअली वो एबीसीडी का पार्टनर नहीं है। ये भी प्योरली एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ऐसा होता है मार्केट में। तो ये देखेंगे। क्या बिलो 18 को लॉ में कहते हैं माइनर। क्या माइनर को फर्म में पार्टनर के तौर पे इंडक्ट किया जा सकता है, या उसकी एंट्री एडमिशन किसी भी तरीके से फर्म में, पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म कहते हैं, फर्म में उसका एडमिशन मुमकिन है। अगर मुमकिन है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फर्म में आने के बाद उसके राइट्स क्या होंगे, लायबिलिटीज क्या होंगी, डिसेबिलिटीज क्या होंगी। एबीसीडी पार्टनर है। डी का फर्म में जो कुछ भी कैपिटल लगा हुआ है उसने एक थर्ड पर्सन जेड को ट्रांसफर कर दिया, एबीसी की कंसेंट के बगैर, एबीसी की रजामंदी के बगैर। तो क्या जेड डी को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या जेड डी को रिप्लेस कर देगा, क्या जेड पार्टनर बन जाएगा। तो ये सब देखेंगे लॉ ऑफ पार्टनरशिप में। जेड आज की तारीख में फर्म का पार्टनर बना है, आज की तारीख में। तो इससे पहले, यानी बैक डेट में, इससे पहले, इसके आने से पहले फर्म ने जो ट्रांजैक्शन की हैं उनमें से ज़ाहिर है कुछ ट्रांजैक्शन अनफिनिश्ड होंगी जो अभी कंप्लीट नहीं होंगी। कुछ ट्रांजैक्शंस के हवाले से बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ केसेस पेंडिंग होंगे। तो जेड जो आज की तारीख में पार्टनर बना है, क्या वो पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आज की तारीख में डी रिटायर हो रहा है तो क्या वो पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल होगा, और उसके रिटायरमेंट के बाद जो ट्रांजैक्शन होंगी क्या उसके लिए लायबल होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं सीए नहीं भी करता, मैं अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करता हूं, अब्बा जी ने मुझे 5 करोड़ दे दिए, मुझे ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सारा पढ़ेंगे अब लॉ ऑफ पार्टनरशिप में। उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल का मतलब है इजीली ट्रांसफरेबल, इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है पीस ऑफ पेपर, कागज का फर्रा, कागज का वो फर्रा जिसमें पेमेंट ऑफ मनी का जिक्र है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है चेक। चेक इज अ पीस ऑफ पेपर, उसमें पेमेंट ऑफ मनी का जिक्र है, इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
मैंने एक चेक ड्रॉ करके आपको दिया, बना के दिया, आपने आगे वो अपने मैकेनिक को दे दिया जिससे आपने गाड़ी रिपेयर करवाई है, मैकेनिक ने आगे वही चेक ठेकेदार को दे दिया जिससे वो अपने घर में कुछ काम करवा रहा है, ठेकेदार ने फर्नीचर वाले को दे दिया। हम कह ही रहे हैं इसको नेगोशिएबल, विच इज इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो क्या चेक ही वाहिद कागज का फर्रा है जिसमें पेमेंट ऑफ मनी का जिक्र है, जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं? क्या इसके अलावा कोई और भी कागज के फर्रे हैं जिसमें पेमेंट ऑफ मनी का जिक्र हो सकता है? अगर वो है तो कौन से हैं और कौन सी पार्टी बनाती है और कब लायबल होती है? तो ये सारा हम देखेंगे इंशाल्लाह लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद है लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लॉ। लॉ की टू मेजर काइंड्स है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? जाहिर सी बात है जो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ हमें दिखाई दे रहा है, कॉमन सेंस है। 12 साल तक हमने स्कूलिंग की है, हम आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि बिजनेस लॉ इज अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ का तो हिस्सा नहीं है ना। ये जितनी भी हमने गुफ्तगू की है इसमें क्राइम का कोई तड़का नहीं है। इवन इंशाल्लाह कैफ 7 में जो कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कॉमन सेंस कह रही है व्हाट इज लॉ, लॉ इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये कह रही है कैफ 7 कंपनी लॉ इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंसेस क्या है? लॉ ओरिजिनेट कहां से होता है, लॉ का चश्मा कहां से फूटता है, लॉ मेकिंग किस तरह होती है, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग किस तरह करती है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सब कुछ लीगल सिस्टम में पढ़ेंगे। इसका वेटेज है 5 मार्क्स। हस्ता